ये जो आप देख रहे हैं CF कंप्यूटर फंडामेंटल्स। कंप्यूटर फंडामेंटल्स बोलने का मतलब है कंप्यूटर की मौलिकताएं। कंप्यूटर जो है उसकी मूल चीज़ें क्या है, तो ये जानने के लिए हमको कंप्यूटर फंडामेंटल्स जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो कंप्यूटर फंडामेंटल्स में सबसे पहला जो हेडिंग दिया गया है वह है इंट्रोडक्शन टू वर्ड कंप्यूटर। इंट्रोडक्शन मतलब परिचय। परिचय किसी भी चीज़ के बारे में हम अगर विशेष रूप से जानकारी हासिल करते हैं तो उसे ही परिचय बोला जाता है। तो यहाँ पे देखिए कंप्यूटर वर्ड के बारे में कहा गया है, द वर्ड कंप्यूटर इज एडॉप्टेड फ्रॉम ए लैटिन वर्ड कंप्यूट। मतलब कंप्यूटर शब्द जो है लैटिन भाषा के कंप्यूट शब्द से लिया गया है, विच मीन्स टू कैलकुलेट, जिसका अर्थ होता है टू कैलकुलेट यानी गिनती करना या गणना करना। सो द कंप्यूटर इज ऑल्सो नोन एज अ कैलकुलेटिंग डिवाइस। इसलिए कंप्यूटर को कैलकुलेटिंग डिवाइस यानी गिनती करने वाला यंत्र, गणना करने वाला यंत्र के नाम से जाना जाता है। इसलिए शॉर्ट में कंप्यूटर को हम लोग गणक या संगणक कहते हैं। वही चीज आप यहाँ देख रहे हैं, कंप्यूटर जीके ग्रीक भाषा के कंप्यूट शब्द से लिया गया, जिसका अर्थ टू कैलकुलेट यानी गिनती करना या गणना करना होता है। तो इसे भी आप नोट कर लीजिए। यहाँ कंप्यूटर मतलब गणक या संगणक हिंदी नाम है। ये कंप्यूट शब्द से लिया गया। कंप्यूट मतलब गिनती या गणना करना होता है। टू कैलकुलेट मतलब गिनती या गणना करना। तो हिंदी में पढ़े होंगे ना, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो जो गिनती करता है या गणना करता है उसको गणक, और उसी के लिए हम लोग अनेक शब्दों के लिए एक शब्द या ये बोला जाए कि उस शब्दों के समानार्थी शब्द का उपयोग अगर करते हैं तो जो गिनती करता है उस गणक यंत्र को संगणक भी, चूंकि सुनने में अच्छा नाम लगेगा इसलिए कंप्यूटर को शॉर्ट में संगणक भी बोला जाता है। तो ये आपके लिए इंफॉर्मेशन। आप करियर मिशन कंप्यूटर एकेडमी से जुड़े हुए हैं। हमारा वेबसाइट है www.cmcaeducation.net, और दूसरा वेबसाइट स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा होगा cmca.live। आप हमारे यूट्यूब चैनल करियर मिशन ऑफिशियल से भी जुड़ सकते हैं। QR कोड आपके सामने दिख रहा होगा, इसको स्कैन करके आप सीधे हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। तो आज जानते हैं बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। बेसिक मतलब मूल, मौलिक, कंप्यूटर की व्यवस्थाएं। कंप्यूटर की मूल व्यवस्थाएं क्या है, तो इसमें देख रहे हैं यहाँ इनपुटिंग, स्टोरिंग, प्रोसेसिंग, आउटपुटिंग और कंट्रोलिंग। ये 5 चीज है जिसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त करना है। तो यहाँ पे इनपुटिंग, the process of entering data and useful information in computer system
इज कॉल्ड इनपुटिंग। मतलब कंप्यूटर सिस्टम में कोई भी सूचनाओं को या आंकड़ों को हम प्रविष्ट कराते हैं, बाहर से कंप्यूटर में डालते हैं, वह प्रक्रिया इनपुटिंग कहलाती है। अगला है स्टोरिंग। स्टोरिंग मतलब, स्टोर मतलब होता है जमा करना, संचय करना, संग्रह करना। तो द प्रोसेस ऑफ सेविंग डाटा एंड इंफॉर्मेशन इन कंप्यूटर्स मेमोरी फॉर फ्यूचर पर्पस इज कॉल्ड स्टोरिंग। भविष्य में उपयोग के लिए हम सूचनाओं को कंप्यूटर में संग्रह करके रखते हैं, तो वह प्रक्रिया जो है स्टोरिंग का होता है। अगला है प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग, प्रोसेस शब्द से बना। द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग रिजल्ट इज कॉल्ड प्रोसेसिंग। रिजल्ट बनाने की प्रक्रिया यह प्रोसेसिंग कहलाएगी। अब है आउटपुटिंग। आउटपुटिंग, आउटपुट शब्द से बना। आउटपुट मतलब होता है निर्गम करना, बाहर कोई भी सूचनाओं को दिखलाना, प्रिंट करके देना। तो द प्रोसेस ऑफ गिविंग रिजल्ट एज आउटपुट इज कॉल्ड आउटपुटिंग। आउटपुट के रूप में रिजल्ट देने की प्रक्रिया है सो आउटपुटिंग होगी। अब है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग, कंट्रोल शब्द से बना। कंट्रोल मतलब होता है नियंत्रण। द प्रोसेस टू कंट्रोल ऑल द ऑपरेशंस बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर आर कॉल्ड कंट्रोलिंग। कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में समन्वय बनाते हुए नियंत्रित करना जो प्रक्रिया होगा उसे हम लोग कंट्रोलिंग कहेंगे। मान लिया जाए कि अगर हम 2+2 लिखते हैं तो वह जोड़ ही होता है, घटाव नहीं हो जाता है। यह जो प्रोसेस है इसके बीच में जितने भी कंडीशंस अप्लाई होते हैं वो सारा चीज जब एक साथ हुआ, मतलब कंट्रोलिंग, नियंत्रण करने का प्रक्रिया। इसके बाद इनपुटिंग में देखे थे कि प्रोसेस टू इनपुट डाटा, सूचनाओं को, आंकड़ों को कंप्यूटर में भेजना। तो अब यह जानना जरूरी है कि आंकड़ा आखिर होता क्या है, डाटा किसे कहते हैं। तो डाटा का यहाँ पे डिफिनीशन दिया गया, एवरीथिंग दैट पॉसिबल टू इनपुट इन द कंप्यूटर सिस्टम आर कॉल्ड डाटा। एवरीथिंग मतलब वो सभी चीज जो कंप्यूटर सिस्टम में हम भेज सकते हैं उसे डाटा कहते हैं। उदाहरण के तौर पे अगर हम कुछ कीबोर्ड से लिखते हैं वह भी डाटा है। अगर हम कोई चीज का इमेज खींच करके और कंप्यूटर में डालते हैं वह भी डाटा होता है। अब है टाइप्स ऑफ डाटा। टाइप्स मतलब प्रकार। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डाटा। आंकड़ा के 2 प्रकार, कांस्टेंट एंड वेरिएबल। कांस्टेंट मतलब होता है नियत, जिसका मान नहीं बदले, या नियत को हम लोग अचर भी बोलते हैं। और दूसरा है वेरिएबल। वेरिएबल मतलब जिसका मान बदलता रहता है। सपोज कि अगर हम कुछ भी वैल्यू मान के चलते हैं कि ए बराबर अगर 2 है तो उसका मान 2 ही रहता है। अगर वहाँ पे हम कंडीशन ये लगाते हैं ए बराबर 2, फिर कॉमा लगा के 4 लगा दिए, तो हो सकता है ए का मान कभी 2 भी होगा, कभी 4 भी हो सकता है। तो वो कांस्टेंट नहीं रहेगा, वो वेरिएबल हो जाएगा जिसका मान बदलता रहता है। तो कांस्टेंट का डेफिनेशन सामने है, दोज टाइप्स ऑफ डाटा विच वैल्यू कांट चेंज ड्यूरिंग द प्रोग्रामिंग आर कॉल्ड कांस्टेंट डाटा। मतलब ऐसा आंकड़ा जिसका मान प्रोग्रामिंग के दौरान नहीं बदलता है, निश्चित रहता है, उसे हम लोग कांस्टेंट डाटा कहते हैं। जैसे एक है न्यूमेरिक कांस्टेंट, इसका एग्जांपल, और दूसरा स्ट्रिंग कांस्टेंट। न्यूमेरिक में नंबरों का मान निश्चित रहता है। जैसे यहाँ देख रहे हैं ए बराबर 2 है तो ए का मान 2 ही रहेगा, बी बराबर 4 है तो इसका मान 4 ही रहेगा, सी 8 है तो सी का मान 8 ही रहेगा, बदलेगा नहीं। वैसे ही स्ट्रिंग कांस्टेंट में अक्षरों का मान नियत रहेगा। उदाहरण के तौर पे $1 बराबर राम है तो $1 का मान राम ही रहेगा प्रोग्रामिंग भर में, इसका मान नहीं चेंज होगा। $B श्याम है तो श्याम ही रहेगा, इसका मान नहीं चेंज होगा। अब है सामने वेरिएबल। वेरिएबल मतलब जिसका मान बदलता रहता है। दोज टाइप्स of data which quantity can be changed during the programming are called variable data। मतलब ऐसा आंकड़ा जिसका मान प्रोग्रामिंग के दौरान बदलता रहता है, कभी कुछ रहेगा कभी कुछ रहेगा, वो वेरिएबल होगा। फॉर एग्जांपल 2 टाइप्स है यहाँ भी, न्यूमेरिक वेरिएबल
एंड स्ट्रिंग वेरिएबल। तो न्यूमेरिक वेरिएबल में नंबरों का मान निश्चित नहीं रहेगा। जैसे a बराबर 2 4 6 है, तो a का मान कभी 2 भी हो सकता है, कभी 4 भी हो सकता है, कभी 6 भी हो सकता है। b बराबर 4 8 12, तो b का मान कभी 4 भी हो सकता है, कभी 8 भी हो सकता है और कभी 12 भी हो सकता है। उसी तरह स्ट्रिंग वेरिएबल, स्ट्रिंग मतलब अक्षरों का मान जब नियत नहीं रहता है, जैसे $a बराबर राम है फिर मोहन है, तो $a का मान कभी राम भी हो सकता है और कभी मोहन भी हो सकता है। $b श्याम है और सोहन है, तो $b का मान श्याम भी हो सकता है और सोहन भी हो सकता है। तो ये आपका वेरिएबल डाटा है। उसके बाद यहाँ दिया है हाउ टू स्टार्ट कंप्यूटर। तो कंप्यूटर हम लोग कैसे चालू कर सकते हैं, उसके लिए पॉइंट कुछ है, कुछ बेसिक स्टेप्स हैं। जैसे चेक ऑल इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स, जितने भी विद्युतीय उपकरण कंप्यूटर को चलाने वाले हैं तो उन सारे चीज़ों को चेक कर लेंगे। कनेक्ट यूपीएस टू मेन बोर्ड, यूपीएस मतलब होता है अनइंटरप्टिबल पावर सप्लाई, तो ये मेन बोर्ड से जोड़िएगा जिससे पावर फ्लैक्चुएट होने पर कंप्यूटर आपका बंद नहीं होगा। अब कनेक्ट सीपीयू एंड मॉनिटर टू यूपीएस, सीपीयू और मॉनिटर को आप यूपीएस से जोड़िएगा जिससे पावर कटने पर भी आपका कंप्यूटर चालू रहेगा। अब स्विच ऑन द मेन बोर्ड, मेन बोर्ड है उसका स्विच आप ऑन कर लीजिएगा। उसके बाद फिर मेन बोर्ड से यूपीएस में जा रहा है लाइन, तो यूपीएस को ऑन कीजिएगा, फिर सीपीयू को ऑन कीजिएगा और मॉनिटर को ऑन कीजिएगा। वेट समटाइम्स, कुछ समय जैसे ही आप इंतजार करेंगे आपका कंप्यूटर चालू हो जाएगा। फिर है शट डाउन, हाउ टू शट डाउन कंप्यूटर, कंप्यूटर को बंद कैसे करेंगे। तो सीपीयू में एक बटन रहता है पावर का, उसको भी आप बटन का उपयोग करके बंद कर सकते हैं सीपीयू को। और दूसरा है स्टार्ट बटन, जिस पे क्लिक करेंगे फिर पावर ऑप्शन दिखेगा, स्टार्ट के बाद पावर, उसके बाद शट डाउन, आपका कंप्यूटर बंद होगा। अब कंप्यूटर जो है चालू कर लिए, बंद करने का सीख गए, कंप्यूटर पे कुछ काम करने से पहले एक बार उसको रिफ्रेश किया जाता है। रिफ्रेश मतलब शुद्ध होता है। तो कंप्यूटर को रिफ्रेश करने के लिए आपके कीबोर्ड में एक बटन है F5, F फॉर फंक्शन, फंक्शन बटन है। F5 बटन जैसे ही दबाइएगा आपका कंप्यूटर रिफ्रेश हो जाएगा। दूसरा तरीका है माउस का राइट क्लिक बटन दबाएंगे और उसके बाद रिफ्रेश ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक कीजिएगा तो आपका कंप्यूटर जो है सो रिफ्रेश हो जाएगा। एक और तरीका है विंडोज बटन के साथ डी दबाइएगा, फिर भी आपका कंप्यूटर रिफ्रेश हो सकता है। इसी के साथ आज का क्लास यहीं पे ओवर हो रहा है। अगले दिन फिर मिलेंगे नए सिलेबस के साथ। थैंक यू। बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें 5 चीज आया, इनपुटिंग, स्टोरिंग, प्रोसेसिंग, आउटपुटिंग, कंट्रोलिंग। इनपुटिंग, ये इनपुट शब्द से बना है जिसका मतलब होगा निवेश। बाहर से कोई भी आंकड़ों को कंप्यूटर में डालते हैं, जैसे 2 हम लिखे, वह क्या है, डाटा है जिसको हम कंप्यूटर में डाल दिए तो वह इनपुट ही हो गया। यहाँ पे स्टोरिंग है, स्टोर शब्द से बना है। स्टोर मतलब होता है संग्रह या संचय, जमा करना। तो कंप्यूटर में बाहर से सूचनाओं को डाले, निवेश इनपुटिंग कहलाया। वह जमा करके रखा, वह स्टोर किया, स्टोरिंग हुआ। तीसरा है प्रोसेसिंग, प्रोसेस शब्द से बना है। प्रोसेस मतलब होता है प्रक्रिया, रिजल्ट बनाने की प्रक्रिया। जैसे अगर हम 2 लिखे फिर प्लस लिखे और 2 लिख दिए, बराबर का चिन्ह दबाएंगे तो 2 + 2 जोड़ का काम किया, मतलब यहाँ पे प्रोसेस हुआ। और प्रोसेस होने के बाद रिजल्ट बना, तो रिजल्ट देने की प्रक्रिया आउटपुटिंग होती है। आउटपुट मतलब होता है निर्गम, जो इन किए उसको आउट करेगा, जो अंदर किए उसको वह बाहर के रूप में रिजल्ट देगा। तो अगर 2 + 2 बराबर का बटन दबाते हैं तो 4 आता है, 4 आपका आउटपुट हुआ। और कंट्रोलिंग, कंट्रोल शब्द से बना है,
कंट्रोल मतलब होता है नियंत्रण, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बीच में एक तालमेल बना के रखेगा। 2+2 दबाए तो 4 ही होगा, वो 5 नहीं हो जाएगा। तो ये आपका बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन हुआ। अब देखते हैं डाटा। डाटा मतलब होता है आंकड़ा, कुछ भी, एवरीथिंग दैट पॉसिबल टू इनपुट इन कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर में जो कुछ भी आप डाल सकते हैं, ईंट पत्थर आप नहीं डाल सकते हैं, लेकिन उसका पिक्चर खींच के डाल सकते हैं, तो वो डाटा हो जाएगा। 2, 5, 10 ABCD कुछ भी लिखते हैं, वह डाटा होता है, आंकड़ा होता है। तो कंप्यूटर में जो कुछ भी डाल सके वह आंकड़ा हुआ। आंकड़ा कितने प्रकार का होगा? तो 2 प्रकार का होगा। कांस्टेंट और दूसरा वेरिएबल। कांस्टेंट मतलब जिसका मान नियत रहता है, नहीं बदलता है, अचर। और वेरिएबल मतलब जिसका मान बदलता है, चर। तो कांस्टेंट हम किसे कहेंगे? जिसका मान नहीं बदलता है। मान लिया जाए हम एक बकरी खरीद के लाए और उसको खूंटा से बांध दिए, तो खूंटा जो है वो निश्चित हो गया, वो इधर से उधर नहीं जाएगा, लेकिन बकरी इधर से उधर करके और अपना घास चर सकती है। तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो गया, विचरण किया, अपना स्थान बदला, मान बदला, वह वेरिएबल होगा। लेकिन जिसका मान नियत रहा, वो अपने स्थान को नहीं परिवर्तित किया, वह कांस्टेंट कहलाया। अब कांस्टेंट में भी देखिएगा तो 2 होता है, न्यूमेरिक कांस्टेंट और दूसरा स्ट्रिंग कांस्टेंट। न्यूमेरिक मतलब नंबर से संबंधित, जिसका मान नहीं बदलता है। जैसे a बराबर अगर 2 मान लिए तो a का मान नहीं बदल रहा है, ये न्यूमेरिक कांस्टेंट है। स्ट्रिंग में अक्षर का मान नहीं बदलता है। जैसे इसका एग्जांपल हम लिख रहे हैं, $a बराबर राम, $b बराबर मोहन। तो यहाँ पे अक्षर का मान नहीं बदलेगा, $a राम है तो राम ही रहेगा। अब वेरिएबल में देखिए, वेरिएबल जिसका मान तो बदल रहा है, बदलने वाला रहेगा, तो न्यूमेरिक इसमें भी रहेगा, नंबर का मान। इसका एग्जांपल a बराबर 2, 4, 6, b बराबर 5, 10, 15 कुछ भी। तो यहाँ पे इसका मान बदल रहा है, यह आपका हो जाएगा न्यूमेरिक वेरिएबल। अब फिर यहाँ पे देखेंगे स्ट्रिंग वेरिएबल। तो स्ट्रिंग वेरिएबल में $a बराबर हो सकता है राम, मोहन। $b बराबर हो सकता है सीता, गीता, etc। तो यह आपका कांस्टेंट और वेरिएबल और उसके टाइप्स यहाँ आपको बतलाए गए हैं। तो इन चीज़ों पे आप ध्यान रखेंगे तो आपको समझने में ज़्यादा सहूलियत होगा और आप आसानी से समझ सकते हैं इन चीज़ों को। ये देखिए, आंकड़ा 2 प्रकार का, कांस्टेंट, वेरिएबल। कांस्टेंट में न्यूमेरिक कांस्टेंट, स्ट्रिंग कांस्टेंट, और वेरिएबल में न्यूमेरिक वेरिएबल और स्ट्रिंग वेरिएबल। तो इन चीज़ों को आप ध्यान में रखेंगे। का टॉपिक था क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, जिसमें हम लोगों ने देखा डिजिटल कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। डिजिटल, एनालॉग, हाइब्रिड तीनों को अलग अलग जगहों पे ब्रीफ किया गया है। डिजिटल कंप्यूटर, दोज कंप्यूटर्स कन्वर्ट द डाटा इनटू डिजिट्स एंड देन काउंट्स द नंबर्स और डिजिट्स दैट रिप्रेजेंट्स नंबर्स, लेटर्स और अदर स्पेशल सिंबल्स। मोस्टली these computers are used फॉर बिजनेस एंड साइंटिफिक पर्पस। मतलब
व्यापारिक कार्यों और वैज्ञानिक कार्यों के उपयोग के लिए जो कंप्यूटर उपयोग हो रहा है वो डिजिटल कंप्यूटर, हम लोग भी जो कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं वो डिजिटल कंप्यूटर ही होता है। तीन एग्जांपल यहाँ पीसी, पीसीएक्सटी और पीसीएटी। पीसी मतलब पर्सनल कंप्यूटर, पीसीएक्सटी पर्सनल कंप्यूटर एक्सटेंडेड टेक्नोलॉजी एंड पीसीएटी पर्सनल कंप्यूटर एडवांस्ड टेक्नोलॉजी। फिर अगला है एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग a computer designed to respond to an infinite number of variations and signals, जिसमें नंबर और सिग्नल जो है वो निश्चित नहीं होगा, अनिश्चित होगा, जिसका मान अनिश्चित रहेगा उसको काउंट करने वाला जो कंप्यूटर रहता है वह एनालॉग कंप्यूटर कहलाता है। These computers operates by measuring rather than counting and used mostly in engineering and scientific calculations। इंजीनियरिंग, अभियांत्रिक कार्यों और साइंटिफिक वैज्ञानिक कार्यों के लिए जो कंप्यूटर उपयुक्त तो होता है उसे यहाँ पे एनालॉग कंप्यूटर का नाम दिया गया है। जिसका एग्जाम्पल थर्मोमीटर एंड स्पीडोमीटर होता है। अब अगला है हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड मतलब वैसा कंप्यूटर होगा जिसमें डिजिटल और एनालॉग दोनों का ही गुण उपस्थित होता है। कंप्यूटर विच प्रोसेसेस द फीचर्स ऑफ बोथ एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर्स आर कॉल्ड हाइब्रिड कंप्यूटर्स। मतलब डिजिटल और एनालॉग दोनों का गुण। इट इज यूज्ड मोस्टली फॉर मशीन्स और फॉर इंडिविजुअल प्रोसेस कंट्रोल इन प्लांट। इसका उपयोग मशीनों को कंट्रोल करने के लिए भी प्लांट में उपयोग किया जाता है और इंडिविजुअल हम लोग इसका कोई उपयोग कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ईसीजी मशीन वगैरह रहता है, आईसीयू के लिए जो मशीन ऑपरेट किया जाता है, तो वो सब आपका हाइब्रिड कंप्यूटर का एग्जाम्पल है। अब न्यू टाइप ऑफ कंप्यूटर कॉल्ड द ऑप्टिकल कंप्यूटर इज अंडर डेवलपमेंट विच विल बी ऑफ सुपर हाई स्पीड। ऑप्टिकल कंप्यूटर जो काफी तेज गति से काम करने वाला कंप्यूटर होगा और यह पलक झपकते ही आपका सारा काम कर देगा। अब यहाँ पे देखते हैं डिजिटल कंप्यूटर का क्लासिफिकेशन। डिजिटल कंप्यूटर जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, डिजिटल कंप्यूटर, मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर के जनक चार्ल्स बेबेज, सबसे पहला जो कंप्यूटर इनियक बना था जिसका वजन 30 टन, लंबाई 50 फीट और चौड़ाई 30 फीट था। कल्पना कर सकते हैं अभी जो आपके सामने कंप्यूटर लगा हुआ होता है वो, और उस जमाने का कंप्यूटर जिसका वजन ही 30 टन था और लंबाई 50 फीट और चौड़ाई 30 फीट, तो इतना बड़ा कंप्यूटर था। लेकिन जमाना बदला और हर सिस्टम बदलते चला गया। तो डिजिटल कंप्यूटर्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज अकॉर्डिंग टू देयर पर्पस एंड साइज। आपका डिजिटल कंप्यूटर दो वर्गों में वर्गीकृत किया जा रहा है, काम के आधार पे और आकार के आधार पे। काम कैसा होगा इसका, तो पर्पस वाइज। स्पेशल पर्पस एंड जनरल पर्पस, ये दो पर्पस होगा इस कंप्यूटर में। अकॉर्डिंग टू पर्पस द डिजिटल कंप्यूटर कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। फर्स्ट इज स्पेशल पर्पस एंड सेकेंड इज जनरल पर्पस कंप्यूटर। अब सामने आप देख रहे होंगे स्पेशल पर्पस का कंप्यूटर, एक कंप्यूटर डिजाइंड फॉर स्पेशल टास्क, खास कार्यों के लिए, is called a special purpose computer. Suppose that cash register, STD bill, बिलिंग मशीन, ये सब आपका जो है स्पेशल पर्पस का कंप्यूटर होता है। जो कैश रजिस्टर है तो कैश से ही काम संबंधित काम करेगा। एसटीडी बिल जो स्टडी बूथ रहता था उसमें जो बिलिंग मशीन होता था वो उसी का बिल निकालता था। अभी आप देखते होंगे मॉल में जाते हैं वहाँ बिलिंग करने के लिए, बैंक में पासबुक अपडेट कराने के लिए, तो ये सब कोई खास काम है, उस काम के लिए बना हुआ कंप्यूटर आपका स्पेशल पर्पस का कंप्यूटर होता है। सेकेंड है जनरल पर्पस कंप्यूटर। जनरल मतलब सामान्य। कंप्यूटर डिजाइन टू सॉल्व ए वाइड रेंज ऑफ प्रॉब्लम्स आर कॉल्ड जनरल पर्पस कंप्यूटर। वैसा कंप्यूटर जो विशाल क्षेत्रों में उपयोग होता है, कहीं भी इसका उपयोग हम कर सकते हैं, जैसे माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, हम लोगों का पर्सनल कंप्यूटर, ये सब जनरल पर्पस का कंप्यूटर होता है।
अब देखते हैं अकॉर्डिंग टू साइज वाइज क्लासिफिकेशन ऑफ डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर आकार के आधार पे 4 वर्गों में यहाँ पे वर्गीकृत किया गया है। फर्स्ट है माइक्रो कंप्यूटर, सेकेंड है मिनी कंप्यूटर, थर्ड है मेन फ्रेम कंप्यूटर और फोर्थ है सुपर कंप्यूटर। तो बारी बारी से इन चारों के बारे में भी जानते हैं। माइक्रो कंप्यूटर नाम से ही स्पष्ट है, जो छोटा कंप्यूटर होगा, आकार में छोटा होगा। माइक्रो कंप्यूटर आर स्मॉलेस्ट कंप्यूटर सिस्टम, छोटा कंप्यूटर सिस्टम। इट्स रेंज फ्रॉम कैलकुलेटर साइज टू डेस्कटॉप साइज। इसका आकार जो है कैलकुलेटर देखे हैं छोटा छोटा रहता है, उससे डेस्कटॉप साइज तक का रहता है। इट इज ऑल्सो नोन एज पर्सनल कंप्यूटर, इसको पर्सनल कंप्यूटर भी बोलते हैं। इट हैज ए सिंगल सीपीयू, कीबोर्ड, माउस एंड मॉनिटर। इसमें एक छोटा सा आपका सीपीयू होता है, कीबोर्ड, माउस और मॉनिटर होता है, और ये जुड़कर एक कंप्यूटर बनता है, जिसको पर्सनल कंप्यूटर या माइक्रो कंप्यूटर भी हम लोग बोलते हैं। इट ऑफर्स ओनली वन यूजर टू वर्क एट अ टाइम। यह एक बार में एक आदमी को ही काम करने के लिए बना होता है, इस पे ज़्यादा आदमी एक बार में काम नहीं कर सकता है। इट इज़ वेरी पॉपुलर इन द मार्केट बिकॉज इट्स साइज इज वेरी स्मॉल एंड इट इज पोर्टेबल। मार्केट में यह ज़्यादा लोकप्रिय इसलिए हुआ क्योंकि इसका साइज जो है, आकार है छोटा, और कहीं भी पोर्टेबल मतलब ये आसानी से एक जगह से दूसरे जगह आप इसको ला सकते हैं, ले जा सकते हैं। तो ये था आपका माइक्रो कंप्यूटर। अब सामने है मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर आर फास्टर देन द माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर से तेज काम करने वाला मिनी कंप्यूटर। इट इज a small general purpose system. It is used in industry, government organization, रिसर्च इंस्टीट्यूशन etc। मतलब ये मिनी कंप्यूटर जो है यह माइक्रो कंप्यूटर से तेज होगा, और यह जनरल पर्पस का कंप्यूटर है, छोटा सा, और इसका उपयोग इंडस्ट्री, उद्योग धंधों में, सरकारी संस्थानों में, रिसर्च इंस्टीट्यूशन है जहां अनुसंधान काम होता है, उस जगह पे भी इसका उपयोग होता है। और इट ऑफर्स मैक्सिमम 50 यूजर्स टू वर्क एट अ टाइम। यह 50 व्यक्तियों को एक बार में काम करने के लिए सुविधा प्रदान करता है। 50 आदमी इस पर बैठ करके एक साथ काम कर सकते हैं। मतलब एक सिस्टम पे नहीं, वो मल्टी यूजर सिस्टम होता है और यूजर अलग अलग होता है, एक सर्वर से कनेक्टेड होता है, तो उस पर आसानी से काम लोग कर पाते हैं। अब है मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर आर सिस्टम दैट ऑफर्स फास्ट प्रोसेसिंग स्पीड एंड लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी। इसमें प्रोसेसिंग स्पीड जो होता है, इसका काम करने का गति, वह फास्ट होता है, सुपर फास्ट होता है, और स्टोरेज कैपेसिटी, संग्रह क्षमता भी इसका अधिक होता है। इट इज बेस्ड ऑन मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब एक होता है सिंगल यूजर, दूसरा होता है मल्टी यूजर। तो मल्टी में एक बार में एक से अधिक व्यक्ति काम कर सकते हैं। दैट ऑफर्स मोर देन वन यूजर टू वर्क एट अ टाइम। एक बार में एक से अधिक व्यक्ति मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम में काम करेंगे। इट प्रोवाइड्स फैसिलिटी टू ऑपरेट मैक्सिमम 200 यूजर्स। इस पे 200 व्यक्ति तक जुड़ करके एक साथ काम कर सकते हैं। अब आपका आता है सुपर कंप्यूटर। सुपर, इट इज ऑल्सो अ मल्टी यूजर सिस्टम, यह भी मल्टी यूजर सिस्टम का एग्जाम्पल। इट इज डिजाइंड टू प्रोसेस साइंटिफिक जॉब, वैज्ञानिक कार्यों के लिए, वेदर फॉरकास्टिंग, मौसम का पूर्वानुमान वगैरह होता है। डायनामिक रिमोट सेंसिंग, रिमोट में जो सेंसर लगा होता है, मान लीजिए कहीं पे कोई डायनामाइट फिट करता है, कोई पहाड़ उड़ाना है और वहाँ पे फिट कर दिया डायनामाइट, रिमोट से वहाँ जो है सिग्नल दिया और वह काम कर गया, तो वह भी आपका सुपर कंप्यूटर जैसा ही व्यवहार करता है। इमेज प्रोसेसिंग, तो ये सारी चीजें, रोबोट्स वगैरह भी देख रहे हैं, वह आपका सुपर कंप्यूटर का एग्जाम्पल है। और इसमें कुछ खास गुण, जैसे इट इज वेरी फास्टर देन द लार्ज मेन फ्रेम कंप्यूटर। माइक्रो से मिनी, मिनी से मेन फ्रेम फास्ट हुआ, तो मेन फ्रेम से भी फास्ट कंप्यूटर आपका सुपर कंप्यूटर है। इट रिक्वायर्स अ हाई स्पीडेड सीपीयू, हाई क्वालिटी कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर एंड अदर पेरिफेरल्स। यहाँ सुपर कंप्यूटर में उच्च कोटि का सीपीयू, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर इत्यादि लगता है। चूंकि यह कॉस्टली सिस्टम होता है तो सब चीज़ उसमें उसी हिसाब से आपको लगाना पड़ेगा।
इट ऑफर्स मैक्सिमम 500 यूजर्स एंड मोर देन इट टू वर्क एट अ टाइम। इस पे एक बार में 500 व्यक्ति तक काम करते हैं और जरूरत के हिसाब से 500 से अधिक व्यक्ति भी जुड़ करके काम कर सकते हैं इस सुपर कंप्यूटर पे। तो ये था आज का आपका क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, जिसमें डिजिटल एनालॉग हाइब्रिड कंप्यूटर आपने पढ़ा, और क्लासिफिकेशन ऑफ डिजिटल कंप्यूटर जिसमें अकॉर्डिंग टू पर्पस वाइज, अकॉर्डिंग टू साइज वाइज, पर्पस वाइज में स्पेशल पर्पस और जनरल पर्पस का कंप्यूटर आया, और साइज वाइज में 4 कंप्यूटर आया, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। इसी के साथ आज का क्लास यहीं पे संपन्न होता है। धन्यवाद। क्लासिफिकेशन मतलब वर्गीकरण। कंप्यूटर को हम वर्गीकृत कैसे कर रहे हैं, तो इसको देखते हैं। कंप्यूटर, इसको 3 वर्गों में वर्गीकृत किया जा रहा है। एक होगा डिजिटल कंप्यूटर, दूसरा एनालॉग कंप्यूटर, और तीसरा होगा हाइब्रिड कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर जो नंबर सिस्टम हम लोग वाइनरी यूज करते हैं, उस नंबर सिस्टम को उपयोग करके चलता है। जो हम लोग कंप्यूटर उपयोग करते हैं वो डिजिटल कंप्यूटर ही होता है। एनालॉग कंप्यूटर जिसमें सिग्नल्स उपयोग में आते हैं, जैसे अगर हम थर्मोमीटर से अपना टेम्परेचर मापते हैं या गाड़ी चलाते हैं तो उसका स्पीड मापने के लिए जो स्पीडोमीटर होता है, ये सब एनालॉग कंप्यूटर का एग्जाम्पल होता है। और हाइब्रिड कंप्यूटर है जिसमें डिजिटल और एनालॉग दोनों ही तरह का गुण उपस्थित होता है, वो मेरा हाइब्रिड कंप्यूटर होता है। जैसे अगर ईसीजी टेस्ट करने के लिए मशीन लगा हुआ होता है, उसके रिपोर्ट पर देखिएगा कुछ सिग्नल्स भी होते हैं और कुछ लिखा हुआ भी मिलता है, तो उससे हम समझ सकते हैं कि उसमें डिजिटल और एनालॉग दोनों कंप्यूटर का गुण था, इसलिए वैसा रिपोर्ट वो बनाया। आईसीयू, लोग जब बीमार पड़ते हैं आईसीयू में जाते हैं, इंसेंटिव केयर यूनिट बोलते हैं, वह आईसीयू का जो मशीन होता है वह भी एक कंप्यूटर है जो हाइब्रिड कंप्यूटर का एग्जाम्पल है। उसमें भी सिग्नल्स आते हैं और नंबर, ये रिजल्ट लिख करके भी शो होता है, जिससे कि हम समझ सकते हैं कि वह मेरा हाइब्रिड कंप्यूटर का एग्जाम्पल है। तो चूंकि डिजिटल कंप्यूटर हम लोग पढ़ते हैं, इसलिए डिजिटल कंप्यूटर के बारे में विशेष जानकारी होनी चाहिए। तो डिजिटल कंप्यूटर का हम क्लासिफिकेशन करेंगे पर्पस वाइज, और दूसरा साइज वाइज। पर्पस मतलब काम के आधार पे, तो काम कैसा कंप्यूटर पे हो सकता है। एक होगा स्पेशल पर्पस, और दूसरा होगा जनरल पर्पस। स्पेशल पर्पस कहने का मतलब कि जो कोई खास काम करेगा। मान लीजिए अगर हम मॉल में जाते हैं सामान खरीदने के लिए, वहाँ बिलिंग मशीन जो रहता है लगा हुआ, वो सिर्फ वही बिलिंग करेगा। अगर हम एसटीडी बूथ में जाते हैं फ़ोन करने के लिए, वहाँ पे जो सिस्टम लगा हुआ होता है बिलिंग के लिए, वो सिर्फ उसका बिलिंग करेगा। अगर बैंक में जाते हैं पासबुक प्रिंट कराने के लिए, तो वह क्या करेगा, मेरा पासबुक प्रिंट करके देगा। तो ये सब स्पेशल काम हुआ। लेकिन जनरल पर्पस कंप्यूटर, अगर मेरे पास जो कंप्यूटर है उस पर हम कुछ भी कर सकते हैं, टाइपिंग करना है, इंटरनेट चलाना है, वीडियो देखना है, फिल्म देखना है, कुछ भी, तो यह जनरल पर्पस का कंप्यूटर मेरा हुआ। और साइज वाइज अगर आकार के आधार पे चलेंगे तो यहाँ पे 4 प्रकार का कंप्यूटर हो जाएगा।
माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, और अगला है सुपर कंप्यूटर। यह मेरा साइज वाइज क्लासिफिकेशन जब करते हैं कंप्यूटर का, तो माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर यह आता है। अब देखते हैं डिजिटल कंप्यूटर तो हो गया, एनालॉग कंप्यूटर जिसका एग्जाम्पल हो जाएगा क्या, थर्मोमीटर, स्पीडोमीटर, हाइब्रिड कंप्यूटर का एग्जाम्पल जो ईसीजी मशीन होता है, आईसीयू मशीन होता है, ये सब। और डिजिटल कंप्यूटर में जो पीसी, पीसीएक्सटी, पीसीएटी, ये सब आपका एग्जाम्पल होगा डिजिटल कंप्यूटर का। देखिए फिर से एक बार समझते हैं इसको। क्लासिफिकेशन जब कंप्यूटर का कर रहे हैं तो उसमें डिजिटल कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर आता है। डिजिटल कंप्यूटर जो नंबर सिस्टम के आधार पे काम करने वाला सिस्टम होता है, वह डिजिटल कंप्यूटर, जिसका एग्जाम्पल पीसी पर्सनल कंप्यूटर है जो हम लोग चलाते हैं। और उसको हम यहाँ पे बांटे हैं पर्पस वाइज और साइज वाइज। पर्पस बोले तो काम के आधार पे, और साइज मतलब होगा आकार के आधार पे। तो पर्पस यहाँ स्पेशल स्पेशल मतलब खास, और जनरल मतलब सामान्य। खास काम और सामान्य काम, खास कोई विशेष काम और सामान्य मिला जुला के कोई भी काम कर देगा। फिर जब साइज वाइज क्लासिफिकेशन करते हैं आकार के आधार पे, तो माइक्रो कंप्यूटर, माइक्रो मतलब छोटा कंप्यूटर जो एक बार में एक आदमी को काम करने के लिए उपयुक्त होता है, और इसमें एक कीबोर्ड, एक माउस, एक मॉनिटर, एक सीपीयू लगा हुआ होता है। इस पे यूजर की संख्या जो होगी एक बार में एक हो सकता है। मिनी कंप्यूटर में जब बढ़ते हैं तो इसमें सब चीज सेम रहेगा, स्पीड सिर्फ इसका ज्यादा होता है, और उपभोक्ताओं की संख्या अप टू 50 आदमी तक इसमें काम कर सकता है। आपके कैंपस में जो सिस्टम लगा हुआ है, आप अगर उस पर काम कर रहे हैं तो वह पर्सनल कंप्यूटर है, लेकिन मेरे कैंपस में जितने भी सैकड़ों कंप्यूटर जो लगे हुए हैं वो एक नेटवर्क से जुड़े हुए हैं और वह एक सर्वर से कंट्रोल होता है, तो वह मिनी कंप्यूटर का एग्जाम्पल है। अब चलते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर। इसमें यूजर अप टू 200 हो सकते हैं। जैसे कोई बैंक वगैरह में आप जाइएगा, वहाँ पे देखिएगा एक सिस्टम लगा हुआ है, दूसरे सिस्टम से जुड़े हुए होता है, और एक सिस्टम पे जो आप काम करते हैं, मान लीजिए अगर बैंक में गए पासबुक अपडेट कराना है जिस काउंटर पे, फिर दूसरे जगह पे जाते हैं, वहाँ पे वो कैश कलेक्शन कर रहा है, लेकिन यूजर आईडी अगर उसके पास है तो एक दूसरे सिस्टम पे जो भी कार्यक्रम है वह कर सकता है। और सुपर कंप्यूटर जो है, इस पे यूजर की संख्या हो सकती है अप टू 500 एंड मोर देन इट, इससे ज़्यादा भी, एज पर वहाँ पे रिक्वायरमेंट जिस तरह का काम है उसके आधार पे आप सर्वर का कॉन्फ़िगरेशन बढ़ा सकते हैं।
जैसे रोबोट वगैरह है, वो सब आपका सुपर कंप्यूटर का एग्जाम्पल होगा। रिमोट से यूज करते हैं, जैसे डायनामाइट कहीं फिट कर दिया, रिमोट दबाया, वो उड़ गया बिल्डिंग वगैरह, तो वो सब जो है क्या है, सुपर कंप्यूटर ही तो है। वही चीज यहाँ पे स्लाइड के माध्यम से प्रदर्शित किया जा रहा है। क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। कंप्यूटर को 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। एक है डिजिटल कंप्यूटर, दूसरा है एनालॉग कंप्यूटर, और तीसरा है हाइब्रिड कंप्यूटर। तो डिजिटल कंप्यूटर का क्या काम होगा, जो हम लोग उपयोग में लाते हैं कंप्यूटर, वो मेरा डिजिटल कंप्यूटर है। एनालॉग कंप्यूटर जो थर्मोमीटर, स्पीडोमीटर वगैरह है। और हाइब्रिड कंप्यूटर जो आईसीयू, ईसीजी, ये सब मशीन आप देख रहे हैं, ये सब आपका एग्जाम्पल हो जाएगा हाइब्रिड कंप्यूटर का। अब डिजिटल कंप्यूटर में आप देखें, जो हम लोग उपयोग में लाते हैं, जिसका एग्जाम्पल पीसी, पीसीएक्सटी, पीसीएटी, फिर एनालॉग में थर्मोमीटर, स्पीडोमीटर, और हाइब्रिड कंप्यूटर जो है जिसमें ईसीजी मशीन, आईसीयू, इंसेंटिव केयर यूनिट, ये सब आपका क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर में आता है। ये रहा आपका एनाटॉमी ऑफ कंप्यूटर, जिसमें कंप्यूटर सिस्टम को 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है। जो एक है सॉफ्टवेयर का पार्ट और दूसरा हार्डवेयर का पार्ट। तो सॉफ्टवेयर अगर हम जानते हैं, तो सॉफ्टवेयर के तहत होता क्या है, कंप्यूटर का वो प्रोग्राम जिसके माध्यम से कंप्यूटर चलता है। और हार्डवेयर वो सारी बेसिक चीज़ें जिसके माध्यम से मेरा कंप्यूटर है। तो वह एक व्यवस्थाएं हैं जिसमें सॉफ्टवेयर मेरा काम करता है। अगर हार्डवेयर नहीं रहेगा तो सॉफ्टवेयर नहीं उस पर वर्क कर पाएगा। तो इसलिए दोनों ही महत्वपूर्ण चीज़ है। अगर हम हार्डवेयर को मनुष्य के शरीर के तरह मानेंगे, तो सॉफ्टवेयर उसका आत्मा प्राण जान की तरह होगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं, ये सॉफ्टवेयर है। तो सॉफ्टवेयर, द सेट ऑफ सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन बाय द यूजर इज नोन एज प्रोग्राम, एंड ए कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम आर कॉल्ड सॉफ्टवेयर। यानी सॉफ्टवेयर सूचनाओं का क्रम जब हम कंप्यूटर में डालते हैं, तो वह एक प्रोग्राम हो जाता है। और प्रोग्रामों का समूह जब आपस में मिलता है, तो वह एक सॉफ्टवेयर कहलाता है। सॉफ्टवेयर भी 2 प्रकार का होगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड सेकेंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर नाम से स्पष्ट है, वैसा सॉफ्टवेयर जिसकी जरूरत कंप्यूटर को चलने के लिए पड़ती है। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जिसके सहारे हम लोगों का जो प्रोग्राम है, जो काम है, वह कंप्यूटर पे कर पाते हैं। फिर आते हैं हार्डवेयर में। हार्डवेयर का डेफिनेशन, ऑल इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रॉनिक, मैग्नेटिक एंड मैकेनिकल कंपोनेंट्स दैट हेल्प्स टू मेक ए कंप्यूटर सिस्टम आर कॉल्ड हार्डवेयर। मतलब कंप्यूटर को बनाने वाली वो सारी मूलभूत चीज़ें, चाहे वो इलेक्ट्रिक हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, मैग्नेटिक हो और मैकेनिकल हो, वो सब मिलजुल करके जब एक सिस्टम का निर्माण करता है, उसे हम बोलते हैं कंप्यूटर सिस्टम। अब कंप्यूटर में देखेंगे, अलग अलग काम के लिए अलग अलग यंत्र बना होता है। जैसे पहला है इनपुट डिवाइस। इनपुट मतलब निवेश यंत्र, बाहर से कोई भी सूचनाओं को कंप्यूटर में डालने के लिए जो यंत्र होता है, उसे हम इनपुट डिवाइस बोलेंगे। दूसरा है स्टोरेज डिवाइस,
संग्रह यंत्र, संग्रह यानी संचय करने वाला, जमा करके रखने वाला। तीसरा है आउटपुट डिवाइस, जो रिजल्ट देने का काम करेगा, मतलब कंप्यूटर पे कोई भी रिजल्ट जो आप सामने स्क्रीन पे देखते हैं, अभी आपके सामने स्क्रीन पे जो फ्लैश हो रहा है, आप मेरा साउंड सुन रहे होंगे, तो ये सब क्या है, आउटपुट है। इनपुट डिवाइस में देखते हैं, द डिवाइस दैट हेल्प्स टू इनपुट डेटा इन कंप्यूटर सिस्टम इज कॉल्ड इनपुट डिवाइस। मतलब इनपुट डिवाइस वह यंत्र जिसके माध्यम से कंप्यूटर में सूचनाओं को हम प्रविष्ट कराते हैं, बाहर से कोई भी सूचना कंप्यूटर में डालते हैं, वह इनपुट डिवाइस कहलाएगा। जैसे कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, OCR, OMR, BCR, MICR, लाइट पेन, डिजिटीजर, स्मार्ट कार्ड, टच स्क्रीन, जॉयस्टिक और वॉइस इनपुट भी। आजकल जो यूट्यूब वगैरह में आप बोल करके गाना निकालते हैं या कुछ भी, तो वो वॉइस इनपुट क्या है, आप इनपुट करते हैं अपने आवाज से और आपके आवाज को पहचान के और उस पर प्रोसेस करके आपको आउटपुट मिलता है। फिर है स्टोरेज डिवाइस यानी संग्रह यंत्र, द डिवाइस दैट कीप्स डेटा फॉर फ्यूचर पर्पस। भविष्य में उपयोग के लिए डाटा को संरक्षित करने का जो यंत्र है वह स्टोरेज डिवाइस, संग्रह यंत्र कहलाता है, जिसमें फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक टेप, CD, DVD, EO, वर्म, ये सब आएगा। और फिर है आउटपुट डिवाइस, आउटपुट मतलब निर्गम यंत्र, सूचनाओं को बाहर देने के लिए। द डिवाइस दैट गिव्स रिजल्ट इज कॉल्ड आउटपुट डिवाइस। वह यंत्र जो रिजल्ट देता है उसे हम लोग आउटपुट डिवाइस कहेंगे, जिसमें मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, प्रोजेक्टर, बॉक्स, ETC ये सब आपका आउटपुट यंत्र है। अब सॉफ्टवेयर में भी दो प्रकार बने थे, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो उसके बारे में यहाँ लिखा गया है सिस्टम सॉफ्टवेयर में, ए सॉफ्टवेयर दैट डिजाइंड टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम आर कॉल्ड सिस्टम सॉफ्टवेयर। अर्थात सिस्टम सॉफ्टवेयर उसे कहेंगे जिसकी जरूरत कंप्यूटर के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए है, जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम जो विंडोज वगैरह आप जानते हैं, लैंग्वेज ट्रांसलेटर और यूटिलिटी प्रोग्राम, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है। अब फिर यहाँ ऑपरेटिंग सिस्टम आएगा, ए सॉफ्टवेयर दैट एक्ट्स बिटवीन यूजर एंड कंप्यूटर इज कॉल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। उपभोक्ता और कंप्यूटर के बीच जो एक माध्यम होता है, जो हमारी बात को कंप्यूटर तक पहुंचाता है, कंप्यूटर की बात को हम तक पहुंचाता है, यह होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें MS-DOS, PC-DOS, DOS, विंडोज, लाइनेक्स, यूनिक्स ये सब आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल है। अब फिर आगे बढ़ते हैं, लैंग्वेज ट्रांसलेटर, कंप्यूटर के भाषा को बदलने वाला, हमारी भाषा को कंप्यूटर के समझाने वाले भाषा में कन्वर्ट करना, और कंप्यूटर जो रिजल्ट तैयार करेगा वो मेरे भाषा में कन्वर्ट करके देना। तो यह होता है लैंग्वेज ट्रांसलेटर का काम, जिसमें आप देखेंगे कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर, 3 लैंग्वेज ट्रांसलेटर होता है। तो कंपाइलर का काम क्या है, जो भी प्रोग्राम में एरर रहेगा उसको एक ही बार में बता देगा कि आपके प्रोग्राम में इतना एरर है। और इंटरप्रेटर क्या करेगा, ये लाइन बाय लाइन एरर बताएगा, एरर मतलब अशुद्धि। और फिर असेंबलर है, यह असेंबली लैंग्वेज के प्रोग्राम को मशीनी में कन्वर्ट करने का काम करेगा। ये तीनों का डेफिनेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अब देखिए ये लैंग्वेज ट्रांसलेटर की जरूरत क्यों पड़ी थी, क्योंकि कंप्यूटर का लैंग्वेज जिसे हम मशीनी लैंग्वेज कहते हैं, लैंग्वेज मीन्स ए मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, मतलब भाषा जो है उसकी अभिव्यक्ति का माध्यम, बाय विच वी शेयर आवर आइडियाज एंड इमोशंस टू अदर्स, जिसके माध्यम से अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को एक दूसरे तक व्यक्त करते हैं। सिमिलरली ए कंप्यूटर यूजर यूज ए लैंग्वेज टू कम्युनिकेट टू कंप्यूटर कॉल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसी तरह कंप्यूटर भी अपने भाषा को कंप्यूटर हम लोगों के भाषा में और हम लोगों के भाषा को कंप्यूटर के भाषा में कन्वर्ट करेगा, तो वह लैंग्वेज जो होता है उसे हम लोग मशीनी लैंग्वेज कहते हैं।
कंप्यूटर लैंग्वेज में जब आप जाइएगा तो लो लेवल के अंदर मशीनी लेवल लैंग्वेज और असेंबली लेवल लैंग्वेज आएगा। और फिर है हाई लेवल लैंग्वेज, जिसको APL, ए फॉर ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और मशीनी लैंग्वेज है द बेसिक लैंग्वेज यूज्ड एज ए मदर लैंग्वेज इन कंप्यूटर, इट्स कॉल्ड मशीनी लेवल लैंग्वेज। मतलब कंप्यूटर का मातृभाषा आप कह लीजिए। जिस तरह हम लोग अपनी मातृभाषा हिंदी समझते हैं, उसी तरह कंप्यूटर अपना मातृभाषा मशीनी लैंग्वेज को समझता है। इट यूज बाइनरी नंबर सिस्टम, यह बाइनरी नंबर सिस्टम को उपयोग करता है। और इन मशीनी लेवल लैंग्वेज कंप्यूटर यूज 0 एंड 1, मशीनी में 0 और 1 को ही कंप्यूटर उपयोग करता है। अब है असेंबली लेवल लैंग्वेज। असेंबली लेवल लैंग्वेज इट यूज ए सिंबॉलिक सीरीज ऑफ कीज, सांकेतिक क्रम होता है कुंजियों का, उसका उपयोग। असेंबली लेवल लैंग्वेज इज आल्सो नोन एज मिडिल लेवल लैंग्वेज, क्योंकि ये हाई लेवल और लो लेवल के बीच का भी एक लैंग्वेज है, इसलिए मिडिल लेवल लैंग्वेज बोलते हैं। बिकॉज इट इज द लैंग्वेज दैट कम्युनिकेट विथ पीसी एंड यूजर बोथ, और यह उपभोक्ता और कंप्यूटर दोनों के बीच में भी एक कड़ी का काम कर देता है। अब आया हाई लेवल लैंग्वेज। हाई मतलब होता है उच्च, तो उच्च स्तर का लैंग्वेज जो है इट इज आल्सो नोन एज APL, इसको ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी बोलते हैं। इट यूज ऑल मैथमेटिकल एंड ग्रामेटिकल सीरीज ऑफ वर्ड्स, इसमें मैथमेटिकल और ग्रामेटिकल सीरीज वर्ड का उपयोग होता है। बाय यूजिंग हाई लेवल लैंग्वेज वी कैन क्रिएट प्रोग्राम टू डू एनीथिंग बाय द हेल्प ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। और हाई लेवल लैंग्वेज के माध्यम से हम लोग बहुत तरह का प्रोग्राम अपने आवश्यकता के अनुसार बना सकते हैं। जैसे अगर हमको अटेंडेंस सिस्टम के लिए प्रोग्राम बनाना है तो वो बना सकते हैं। अगर हम STD बूथ चलाते हैं उसका सॉफ्टवेयर तैयार करना है वो बना सकते हैं। अगर हम स्टूडेंट का ID कार्ड बनाना चाहते हैं तो उसके लिए सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। बिलिंग का सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। दुकान अगर है तो वहाँ के लिए सॉफ्टवेयर अपने हिसाब से बना सकते हैं। तो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का खासियत होता है। तो इतना चीज था। अब हम जानेंगे आज का जो आपका क्लास है उसके बारे में। तो अब शुरुआत करेंगे। एनाटॉमी ऑफ कंप्यूटर। यहाँ पे आपने देखा एनाटॉमी ऑफ कंप्यूटर, जिसमें इधर आपका है कंप्यूटर, जिसको दो वर्गों में वर्गीकृत किया गया। पहला हार्डवेयर और दूसरा सॉफ्टवेयर। जब हार्डवेयर को देखते हैं तो हार्डवेयर में आता है इनपुट डिवाइस, जिसको हिंदी में बोलेंगे निवेश यंत्र। और है अगला स्टोरेज डिवाइस, जिसको बोलेंगे संग्रह यंत्र। फिर आता है आउटपुट डिवाइस, जिसको बोलेंगे निर्गम यंत्र। इनपुट के माध्यम से बाहर से कोई भी आंकड़ा रहेगा उसे हम कंप्यूटर में डाल सकते हैं। और इनपुट डिवाइस वैसा यंत्र जिसके माध्यम से कंप्यूटर में बाहर से सूचनाओं को हम डाल सकते हैं।
स्टोरेज डिवाइस है जो संग्रह यंत्र है, आंकड़ों को संचय करके रखता है, जमा करके रखता है, चाहे वो अस्थाई हो या अस्थाई हो। अस्थाई बोलने का मतलब जिसे आप अगर स्टोर कर दिए तो भविष्य में आप उसे दोबारा भी प्राप्त कर सकते हैं। और अस्थाई एज लाइक कैलकुलेटर, जिस तरह से कैलकुलेटर पे आप काम करते हैं, जब तक काम करते हैं वो रहता है, और जैसे ही काम खत्म ऑफ किए फिर ऑन करेंगे उसे दोबारा आप नहीं खोज पाएंगे, तो वह अस्थाई रहेगा। और आउटपुट जिसका काम रहेगा निर्गम करना, रिजल्ट देना, रिजल्ट बतलाना, रिजल्ट दिखलाना, चाहे वो स्क्रीन पे दिखलाए, प्रिंट करके पेपर पे दिखलाए, या फिर आपको कान तक आवाज पहुंचाए, ये सारा चीज है आपका आउटपुट डिवाइस। और सॉफ्टवेयर में जब चलेंगे तो सिस्टम सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर के लिए आवश्यक है, और अगला होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो हम लोगों के काम का सॉफ्टवेयर है। तो अब थोड़ा सा इसको ब्रीफ करेंगे। यहाँ इनपुट डिवाइस है, तो इसके लिए जगह बनाते हैं। इनपुट डिवाइस का एग्जाम्पल, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, लाइट पेन, डिजिटीजर, स्मार्ट कार्ड, टच स्क्रीन, वॉइस इनपुट, ओसीआर, ओएमआर, बीसीआर, एमआईसीआर, एटीसी। ये आपका है इनपुट डिवाइस का एग्जाम्पल। कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, लाइट पेन, डिजिटीजर, स्मार्ट कार्ड, टच स्क्रीन, वॉइस इनपुट, ओसीआर, ओएमआर, बीसीआर और एमआईसीआर, ये सभी इनपुट डिवाइस है। यहाँ पे ओसीआर है, ओसीआर मतलब होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, ओएमआर ऑप्टिकल मार्क रीडर, बीसीआर बारकोड रीडर, और एमआईसीआर मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। आपको लिखा दे रहे हैं इसका फुल फॉर्म। ओसीआर ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, ओएमआर ऑप्टिकल मार्क रीडर, बीसीआर बारकोड रीडर, और एमआईसीआर हुआ मैग्नेटिक इंक
कैरेक्टर रीडर। ये है आपका इनपुट डिवाइस। जानते हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में। द डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर्स हैज़ बीन वेरी रैपिड इन द लास्ट 50 ईयर्स। मतलब कंप्यूटर का विकास पिछले 50 सालों में काफ़ी तेज गति से हुआ है। इट हैज़ बीन इन 5 डिस्टिंक्ट स्टेज। ये 5 छोटे छोटे चरणों में संपन्न हुआ है। ईच ऑफ दिज स्टेज आर कॉल्ड द जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर। ये 5 जो छोटा छोटा क्रम हुआ उसी को कंप्यूटर का जनरेशन बोला जाता है। देयर आर 5 जनरेशंस। 5 जनरेशन इस प्रकार। एक समय का अंतराल दिया गया है। अलग अलग किताब में देखिएगा, किसी में 42 से शुरू किया है, किसी में 45 से शुरू किया है, लेकिन सबका निचोड़ चूंकि वैक्यूम ट्यूब जो था उस टेक्नोलॉजी पर आधारित फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर था, तो यह 1946 से शुरुआत की गई है। तो फर्स्ट जनरेशन 1946 से और 55 तक फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर जो था वेस्ट ऑन वैक्यूम ट्यूब्स टेक्नोलॉजी। वैक्यूम ट्यूब तकनीक पे आधारित, मतलब एक जो मदरबोर्ड होता था कंप्यूटर का उस पे वैक्यूम ट्यूब लगा हुआ होता था और जिसकी संख्या 18,000 थी। वो कंप्यूटर जो फर्स्ट मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर बना था जिसका नाम इनियक, फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज, तो वो इनियक जो कंप्यूटर था उसका वजन 30 टन, लंबाई 50 फीट, चौड़ाई 30 फीट और वह काम जोड़ और घटाव का करता था। तो ये एक्सपेंसिव भी था। इनियक, इट्सैक, इडवैक और यूनिवैक फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर का एग्जाम्पल है। फिर शुरुआत सेकेंड जनरेशन का 1956 से होता है और 65 ईस्वी तक चलता है, जिसमें वैक्यूम ट्यूब्स वेयर रिप्लेस्ड विथ ट्रांजिस्टर्स। वैक्यूम ट्यूब को बदल के और ट्रांजिस्टर लगाया गया, जिससे वैक्यूम ट्यूब की अपेक्षाकृत ट्रांजिस्टर का आकार बहुत छोटा होता है, इसलिए कंप्यूटर का आकार भी छोटा हुआ सेकेंड जनरेशन में। एग्जाम्पल IBM 7094, NCR 304, IBM 1620। ये आपका सेकेंड जनरेशन का कंप्यूटर था। अब 1966 से 75 ईस्वी तक जो जनरेशन चला वो था थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर्स वेयर रिप्लेस्ड विथ आईसीज। ट्रांजिस्टर को बदल के और आईसी में परिवर्तित किया गया, जिससे ट्रांजिस्टर के अपेक्षाकृत आईसी का आकार भी बहुत छोटा हुआ, जिससे कंप्यूटर थर्ड जनरेशन में और भी छोटा हो गया। इसका एग्जाम्पल IBM 36091, IBM 407, मार्क आई कंप्यूटर, ये सब थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर। अब फोर्थ जनरेशन में चलते हैं, जो 1976 से 85 ईस्वी तक का। आईसीज वेयर रिप्लेस्ड बाय माइक्रो प्रोसेसर। आईसी को बदल दिया गया माइक्रो प्रोसेसर में। दैट हेल्प्स टू डेवलप डेस्कटॉप कंप्यूटर फॉर जनरल पर्पस यूज। और ये फोर्थ जनरेशन में डेस्कटॉप कंप्यूटर बनना चालू हुआ, जिसका एग्जांपल PCXT, PCAT। PCXT मतलब पर्सनल कंप्यूटर एक्सटेंडेड टेक्नोलॉजी, PCAT पर्सनल कंप्यूटर एडवांस्ड टेक्नोलॉजी। तो ये फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर में संभव हुआ कि डेस्कटॉप कंप्यूटर जिसका उपयोग हम लोग कर सकते, वो फोर्थ जनरेशन से शुरुआत हो चुका। अब फिफ्थ जनरेशन का कंप्यूटर जो 1986 से ऑनवर्ड, मतलब अभी तक, द VLSI टेक्नोलॉजी चेंज्ड विथ ULSI टेक्नोलॉजी। अब यहाँ तकनीक ही बदल दिया। VLSI मतलब वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी था, उसको रिप्लेस किया गया किसमें? ULSI में। ULSI मतलब अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, छोटा छोटा कंप्यूटर बनाने का तकनीक। दैट हेल्प्स टू डेवलप वेरी स्मॉल एंड पावरफुल कंप्यूटर, जिससे संभव हुआ कि काफ़ी छोटा और तेज शक्तिशाली कंप्यूटर बनना चालू हो गया।
इसका एग्जाम्पल मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर और रोबोट, ये आपका 5th जनरेशन का कंप्यूटर है। तो ध्यान रखने वाली बात यह है कि फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर एक लाइन में याद हो जाएगा 1946 से 55, जो आधारित था वैक्यूम ट्यूब पे, वैक्यूम ट्यूब। सेकेंड जनरेशन का कंप्यूटर 55 वहां समाप्त हुआ, तो 56 से शुरुआत कीजिए 65 तक, और इसमें वैक्यूम ट्यूब बदला गया ट्रांजिस्टर में। तीसरे जनरेशन में आइए 66 से 75, जहां समाप्त हुआ उसके अगले साल से, तो ट्रांजिस्टर को बदला गया आईसी में। और चौथा जनरेशन, इसमें आईसी को बदल के माइक्रो प्रोसेसर बना। आईसी जो रेडियो टेलीविजन इसके बोर्ड पे देखते होंगे, मोबाइल के बोर्ड पे भी, और माइक्रो प्रोसेसर बहुत सारे आईसी को बदल के और उसी के काम के अनुरूप एक बड़ा सा प्रोसेसर, बड़ा स्पीड का प्रोसेसर लगा, जिसको माइक्रो प्रोसेसर बोला जाता है, जिससे कंप्यूटर का आकार बहुत छोटा होने लगा। और 5वें जनरेशन में हम लोग जो अभी टैब वगैरह यूज करते हैं, लैपटॉप, पाम टॉप, ये सब जो है 5th जनरेशन का कंप्यूटर, क्योंकि यहाँ टेक्नोलॉजी चेंज किया गया। जो VLSI टेक्नोलॉजी था वह बिल्कुल चेंज होके ULSI टेक्नोलॉजी में आ गया, जिससे कंप्यूटर काफ़ी छोटा, तेज और शक्तिशाली कंप्यूटर बनना प्रारंभ हुआ। तो ये आपका जनरेशन ऑफ कंप्यूटर टॉपिक था।